हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 दिसंबर है और लगभग 6 दिनों में इस वर्ष के अंत में हो जाएगा। आगामी हम लोग नए वर्ष 2023 में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज की जो तिथि है करीब दो चीज़ों से महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन पंडित मदन मोहन मालवीय यानी जिसे महामना कहा जाता है, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, उनका जन्मतिथि या जन्म दिवस कह लीजिए मनाया जाता है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? इनके जन्मतिथि को, पंडित मदन मोहन मालवीय को, यानी 25 दिसंबर आज है। आज ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। और एक तरफ आज क्रिसमस डे भी है। आपको, आपके पूरे परिवार को हमारे और उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेस की तरफ से क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। और हम लोग पिछले समय में बात कर रहे थे भारत के संविधान में भाग 4 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने राज्य के नीति निदेशक तत्व को यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात की, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है। बाद में इसी भाग 4 में या कह लीजिए अनुच्छेद 51 में एक और भाग जोड़ा गया, जिसका नाम था भाग 4A। भाग 4A ठीक जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक 4A, जो कि अनुच्छेद 51A में दिया गया है। इसका सब कुछ प्रारूप पहले हमारे मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य यानी हमारा एक मूलभूत कर्तव्य है, हमारा भी मूल कर्तव्य है। अभी हम लोगों ने मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार को पढ़ करके आए। फिर इसके बाद हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा कि यानी एक लोक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए क्या क्या नीतियां होनी चाहिए। ठीक, राज्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, उसको हम लोगों ने देखा। तो हमारा भी अधिकार अगर मूलभूत अधिकार है तो हमारा मौलिक कर्तव्य भी तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि अधिकार अगर है तो उसके पीछे कर्तव्य का होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो कर्तव्य भी हमारा कुछ होना चाहिए। अगर अधिकार है तो तभी अधिकार सफल हो पाएगा ना। तो कर्तव्य जो दिया गया है ये हमारे देश के संविधान में पहले था ही नहीं। हम लोगों ने सोवियत संघ रूस से लिया है, यानी रशियन संविधान से लिया है, जिसे यूएसएसआर बोलते हैं, यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक, यानी रूस से लिया गया है, रशियन के संविधान से हमारा मौलिक कर्तव्य का जो स्रोत है ये लिया गया है। कई बार एग्जामों में यही पूछ लिया जाता है जो मौलिक कर्तव्य या मूलभूत कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये किस संविधान की देन है या इसका स्रोत हमारे भारत के संविधान में कहाँ से आया है। तो आप रशियन या रूस या पूर्व सोवियत संघ रूस या यूएसएसआर देगा, तो इसमें से समझ करके आप विकल्प को टिक करेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पूर्व सोवियत संघ रूस से ये फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य का प्रारूप लेकर के हमारे संविधान में इसको शामिल किया गया। पहले ये 10 थे, बाद में 86वां संविधान संशोधन 2011 के तहत इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, जिसका नाम था 11वां। ठीक, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। पहले 10 थे, अब 11। यानी जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की और इसको 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, तो पहले 10 थे और अब कितने हो गए? अब 11 हो गए। ठीक, तो हम अब इसका थोड़ा सा इतिहास लिखेंगे, फिर इसके बाद इसके बारे में जानेंगे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान समय में, और फिर इनका दैनिक जीवन में क्या महत्व है, या फिर आलोचकों के द्वारा इनकी कमियां क्या क्या हैं, इनके विषय में जानेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, इसके इतिहास को जानेंगे, लिखेंगे। ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, स्टार बनाकर लिखते जाएंगे। ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, 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 ये हमारे मूल संविधान में
नहीं थे। कौन? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे क्या मूल संविधान में नहीं थे पहले। आगे लिखेंगे, ये सोवियत संघ रूस के, यह सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस, सोवियत 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 संघ रूस, सोवियत संघ रूस, संघ रूस, इसी को बोलते हैं यूनियन, यूनियन सोवियत, ठीक, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट रिपब्लिक, रिपब्लिक, ठीक, रिपब्लिक, नोट करिएगा, रिपब्लिक, पब्लिक्स, रिपब्लिक्स, ठीक। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूएसएसआर। क्या? यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ रूस, ठीक, सोवियत संघ रूस से लिया गया है, से लिया गया है, से लिया गया है। यानी कोई पूछता है कहां से लिया गया है तो आप बताएंगे सोवियत संघ रूस से लिया गया है, ठीक। इंग्लिश में अगर देता है तो यही देगा यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या यूएसएसआर देगा। आगे की तरफ अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां, इसको हम इंग्लिश में अगर लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सी अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, ठीक, क्या हुआ? भाग 4 क में के तहत, भाग 4 क में, भाग 4 क या ए में अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया, नोट कर लेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है सब, परीक्षा की दृष्टि से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में फैक्ट, ठीक। भाग 4 का और 51 ए में जोड़ा गया। हमने बताया था पहले संविधान में क्या आता है, पहले भाग आता है, भाग के अंदर क्या आता है? अध्याय आता है, अध्याय के अंदर क्या आता है? अध्याय के अंदर अनुच्छेद आते हैं और अनुच्छेद के अंदर क्लाज आते हैं और क्लाज के अंदर सब क्लाज आते हैं। यानी पहले भाग के अंदर चैप्टर अध्याय आएगा, अध्याय के अंदर आर्टिकल अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद के अंदर क्लाज आते हैं यानी खंड आते हैं, खंड के अंदर सब क्लाज आते हैं यानी उपखंड आते हैं। तो ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए क्या किया गया? जोड़ा गया, ठीक। आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके, इनकी पहले संख्या 10 थी, पहले संख्या 10 थी, संख्या 10 थी। पूछ लिए जाते हैं हमारे पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे तो 10 थे, इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी, ठीक। लिखेंगे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां सीएए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां, ठीक, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक, जोड़ा गया, नोट करेंगे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किसके अनुसार? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के अनुसार, नोट कर लीजिएगा। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, स्टार बनाकर लिखिएगा, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, समिति का मतलब एक कमेटी होती है, ठीक, जैसे दुर्गा पूजा समिति, ठीक, बाल गणेश पूजा समिति, उसी प्रकार एक समिति होता है, ग्रुप होता है जो सुझाव देता है संसद को, ठीक। तो यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, के सिफारिश पर क्या किया गया था? जोड़ा गया था, नोट कर लीजिएगा, के सिफारिश पर जोड़ा गया था, ठीक। ये इतिहास रहा है मौलिक कर्तव्य का, ठीक। हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं इसमें
जो कुछ बाद में जोड़े गए हैं, किसी न किसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए। जैसे हमारा मौलिक अधिकार ही जब जोड़ा जा रहा था तो हमने बताया था मौलिक अधिकार हो या राज्य का नीति निर्देशक तत्व का अधिकार हो। ठीक, ये दोनों भाग 3 और भाग 4 भी तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। ठीक, और ये सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। आगे की तरफ अब हम लोग 10 मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे एक एक करके और लिखते जाएंगे पहले, फिर समझते चलेंगे, एक एक पॉइंट नोट करेंगे और समझते हुए चलेंगे। लिखेंगे आगे की तरफ अनुच्छेद 51A के तहत सभी मौलिक कर्तव्यों को लिखेंगे। कहीं कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करते रहें। चलिए, हाँ कुछ लोगों का कमेंट है कि सर 60 में पढ़ा दीजिए। कितना 60 पढ़ा दिया जाएगा? जो चीजें हैं उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, और क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम खुद बताते हुए जा रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक, तो उसको आपको समझना होगा, क्योंकि ये क्लासें बेसिक टू एडवांस की तरफ है, यानी निचले स्तर की परीक्षाओं से लेकर के लगभग आप यूपीएससी अगर प्री भी देते हैं तो उसमें भी बहुत से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, उसका बेस भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा। ठीक, स्टेट पीसीएस के लिए भी, आरओ खंड शिक्षा अधिकारी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक, आगे की तरफ आइए देखते हैं इसके अनुसार अनुच्छेद 51 की। ठीक, हम नंबरिंग करके 1 2 3 लिखेंगे। चलिए, या ABCD जो भी आपको इच्छा लगे उस तरह से करके लिखते रहिएगा। नंबर 1 कहता है कि भारत का जो संविधान है और इनकी जो संस्थाएं हैं, इनके जो आदर्श हैं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का आदर करना है। ठीक, क्या कहता है, नोट करेंगे। भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, इनकी संस्थाओं, इनकी संस्थाओं, ठीक, इनकी संस्थाओं, भारत का संविधान, इनकी संस्थाओं, इसके आदर्शों, इसके आदर्शों, इसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, 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 राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत का आदर करना, का आदर करना, का आदर करना। ठीक, भारत का संविधान यानी जो भारत का संविधान है, ठीक, इनकी संस्थाएं हैं और इसके जो आदर्श हैं, आदर्श का मतलब जो कुछ उसका रूल बना हुआ है, नियम बना हुआ है, ठीक, या कुछ उनकी चीजें हैं, उनके आदर्शों को, उस पर चलने की इच्छा करना। जैसे लोग कहते हैं ना महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हैं, यानी क्या, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। ठीक, तो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने का मतलब है ये हिंसा नहीं चाहते हैं, अहिंसा के रास्ते से चल करके कोई भी चीज पाने के लिए हाथ जोड़ लेते हैं, विनती करते हैं महात्मा गांधी की तरह। ठीक, वो बहुत शांतिपूर्वक बिना किसी मतलब लड़ाई झगड़े के वो किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते। कोई कहता है स्वामी विवेकानंद के, डॉक्टर BR अम्बेडकर के ठीक आदर्शों पर चलते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका जैसा कुछ प्रारूप रहा है, उसी प्रारूप के आधार पर ये क्या चल रहे हैं, इसीलिए उसको आदर्श उसको कहा जाता है। और इसमें एक शब्द आता है राष्ट्रध्वज। ठीक, राष्ट्रध्वज और राष्ट्र ध्वज के बाद एक झंडा आता है। ठीक, झंडा का मतलब क्या होता है आप जल्दी बताएंगे। संस्थाएं का मतलब जो संविधान के संबंधित संस्थाएं हैं। ठीक, राष्ट्रध्वज और झंडा में अंतर क्या है? ध्वज में याद रखिएगा, झंडा किसी भी प्रकार का कैसा भी झंडा हो सकता है, लेकिन जो राष्ट्र ध्वज होगा उसका कलर फिक्स होगा। ठीक, यानी 3 पट्टियां जो हैं, एक मानक लंबाई होगी, ठीक 3:2 की। ठीक, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2, वो एक मानक लंबाई होगी, राष्ट्र ध्वज में निश्चित होता है। लेकिन झंडा किसी भी आकार में, किसी भी तरीके का झंडा हो सकता है। ठीक, किसी भी कलर का झंडा हो सकता है, उससे नहीं मतलब है। यही झंडा और राष्ट्र ध्वज में अंतर है।
ठीक, अभी हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि जो राष्ट्र ध्वज है कैसे बना, कौन इसका प्रारूप दिया, कैसे इसको कौन डिजाइनिंग किया था, सारी कुछ पढ़ेंगे। ठीक, इसको पहली बार कौन फहराया, फिर कितनी बार फहराया गया, फिर इस पे चक्र कैसे आया, चक्र कहाँ से आया, सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखी गई, का आदर करना। यानी पहला हमारा मौलिक कर्तव्य ये है, अगर हम भारत देश के नागरिक हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम भारत का जो संविधान है उसका सम्मान करें, उसके द्वारा जो भी कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं उसका भी सम्मान करें, और इसके जो आदर्श हैं, संविधान के जो रूल हैं, नियम है, कानून है, हम उनके आदर्शों पर चलें, उनका सम्मान करें। ठीक, उनके आदर्शों पर चले, संविधान जैसा हमारा सुझाव देता है क्या करने का, उसको हम चलें, उसको फॉलो करें, उसको करें, और राष्ट्र ध्वज का अपने सम्मान करें, राष्ट्रगीत का भी क्या करें, आदर करना, सम्मान करना। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे की तरफ देखा जाए, लिखिएगा, स्वाधीनता आंदोलन के अवसरों का आदर करना। दूसरा क्या कहता है, स्वाधीनता 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 आंदोलनों स्वाधीनता आंदोलनों के आदर्शों का स्वाधीनता आंदोलनों के आदर्शों का आदर करना स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का क्या करना, आदर करना। इसके कहने का मतलब है कि जब स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, ठीक, जो भी आदर्श हुए उनको हृदय में संजोए रखें, ठीक, उनके आदर और सम्मान करें। यानी जब भी हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया जिसके लिए स्वाधीनता, ठीक, स्वाधीनता का मतलब स्वयं अपने अधीन बनने के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे, उन आंदोलनों को क्या करें, उनसे संबंधित जो भी कुछ बातें थी प्रेरित करने वाली, उनको अपने हृदय में संजोए रखें, उनको क्या करें, उनके आदर्शों को क्या करना है, आदर करना है, उनका सम्मान करना है। ठीक, बात समझ में आई? यानी राष्ट्र स्वाधीनता आंदोलन, जब हमें आजादी नहीं मिली थी, आजादी के लिए जितने भी हमारे आंदोलन चले, उन आंदोलनों के जो आदर्श हैं, जो रूल रेगुलेशन रहे हैं, ठीक, जो बातें राष्ट्र को आजाद कराई हैं, प्रेरित की हुई हैं, उनको अपने हृदय में संजोए रखें। जैसे इनकलाब जिंदाबाद, ठीक, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे करने में एक व्यक्ति के अंदर जोश उभर कर आ जाता है, भगत सिंह। तो ऐसे जो कुछ भी आंदोलनों से संबंधित चीजें रही हैं, ठीक, उनके बातों को क्या करना है, उनके आदर्शों को आदर करना है, सम्मान करना है, अपने हृदय में संजोए रखना है। बात समझ में आई? आगे की तरफ लिखेंगे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। तीसरा, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा क्या होगा, कर्तव्य होगा। अगर हम भारत देश के नागरिक हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि भारत की जो संप्रभुता, यानी भारत में जो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से कोई भी शक्ति इनके ऊपर काम नहीं कर रही है। भारत देश ऐसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ठीक, यानी संप्रभुता इसके पास है, कोई भी निर्णय ले सकता है, ठीक, इसके पास जो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से कोई भी निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है भारत देश को, ठीक, उसकी संप्रभुता को हम क्या करें, रक्षा करें, उसको बचाए रखें। ठीक, एकता जो सभी नागरिकों में एकता का भाव पैदा करे, यानी अखंड, यहां लिखा गया अखंडता, ठीक, अखंड भारत का निर्माण करना है, यानी जिसमें कोई अखंडता, ठीक, सॉरी लिखा नहीं रहा है, लिखेंगे अखंडता, अब सही हुआ, ठीक, अखंडता की रक्षा करना है, एकता और अखंडता, ठीक, यानी ऐसी भाईचारा बना करके रखना है, ऐसा माहौल रखना है कि किसी में भेदभाव ना हो, यानी हमारा जो भारत देश है वो खंडित ना हो किसी भी आधार पर, ठीक, एकता और अखंडता, खंडित भारत नहीं होने देना, अखंड भारत को बनाना है और एकता के साथ बनाना है। इसकी क्या करना है, हमको रक्षा करना है, ऐसा कहा गया है।
ठीक, ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे की तरफ आया समझ में जी। आगे की चलिए आगे की तरफ देखेंगे। देश की सेवा करना, चौथा लिखेंगे देश की सेवा करना, देश की सेवा करना, देश की सेवा करना, सेवा करना यानी अवसर आने पर देश की क्या करना, सेवा करना, और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान करना, और राष्ट्रीय सुरक्षा में, और राष्ट्रीय सुरक्षा में, सुरक्षा में योगदान करना, योगदान करना, योगदान करना। ठीक, जब देश की सेवा की बात आए तो आपको देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए, ये आपका मूल कर्तव्य है। ठीक, किसी भी तरीके से डॉक्टर हो, अध्यापक हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक सफाई कर्मी से लेकर के एक बड़े सर्वोच्च अधिकारी तक, वो अपना सेवा दे रहा है, अपना कर्म कर रहा है। ठीक, किसके लिए, देश के लिए ही कर रहा है ना, देश की जनता है। सेवा का मतलब ही थोड़ी ना कि जो बॉर्डर पर लड़ रहा है वही सेवा दे रहा है, नहीं। सेवा का मतलब है हर वो व्यक्ति उसमें शामिल है, चाहे वो कृषक हो, चाहे नाली साफ करने वाला कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो सेवक ही है। वो कहीं न किसी प्रकार से डॉक्टर हो, अध्यापक हो, वो सेवा ही प्रदान कर रहा है। तो देश की सेवा करना और सुरक्षा में योगदान करना, सुरक्षा का मतलब वही जो बॉर्डर की फोर्स है, ठीक, उस सुरक्षा व्यवस्था की घेरा को बनाए रखना। आगे की तरफ अगर हम देखेंगे अगला, तो लिखेंगे नागरिकों के बीच भाईचारा। पांचवा लिखेंगे नागरिकों के बीच भाईचारा, नागरिकों के बीच भाईचारा, नागरिकों के बीच भाईचारा, नागरिकों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना। नागरिकों के बीच भाईचारा को क्या करना, बढ़ावा देना। धार्मिक और अस्थायी बहुलता, धार्मिक और अस्थायी बहुलता, और अस्थायी बहुलता, अस्थायी बहुलता की रक्षा करना, बहुलता की रक्षा करना, रक्षा करना एवं बहुलता की रक्षा करना एवं स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, सम्मान के विरुद्ध, सम्मान के विरुद्ध, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, प्रथाओं का त्याग करना, प्रथाओं का त्याग करना। ध्यान से सुनिएगा, इसके कहने का मतलब ये है कि नागरिकों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देना, यानी बंधुता का विचार, ठीक, एक दूसरे को गले लगाना, ये बंधुता का, और होना भी यही चाहिए। एक मुनव्वर राना साहब कवि हैं उर्दू शायर के, उनका कहना है कि जब रमजान में बसता राम, रमजान में हमारे रमजान में बसता राम, ठीक, और दिवाली में बसते अली, तो फिर दोनों में समान है। तो उन्होंने यही कहा था कि जब रम में बसता रमजान, दीपावली में बसते अली, हंसते गाते देश में कैसा हिंदू कैसा मुसलमान, वो होना भी यही चाहिए। ठीक, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे जातिगत, धार्मिक, किसी भी आधार पर। ठीक, सबके बीच सभी नागरिकों को क्या करना चाहिए, भाईचारा का बढ़ावा देना चाहिए। हमारा क्या है, मूल कर्तव्य होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि भाईचारा को क्या करें, हम बढ़ावा दें। ठीक, तथा धार्मिक और अस्थायी बहुलता, ठीक, की रक्षा करना। किसी भी धर्म की, सभी धर्मों को समान रूप से क्या करना है, उसको रक्षा करना है, उसकी किसी भी धर्म को कोई भी किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचे। ठीक, एवं स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं, कोई भी स्त्री है, ठीक, किसी भी जाति धर्म की है, अगर उन धर्मों में कोई ऐसी प्रथा है जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक, जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करती है, वो प्रथाएं चली आ रही हैं, उसको लोग मानते आ रहे हैं। ठीक, जैसे पहले सती प्रथा था, ठीक, स्त्रियां नहीं मरना चाहती थी, नहीं जलना चाहती थी, फिर भी लोग उठा करके पति के उसकी चिता के ऊपर रख देते थे। लेकिन अगर पत्नी मरती थी तो पति को तो नहीं होना पड़ता था सती, तो ये कहाँ की समानता है। ठीक,
तब तो ये उसका कर्तव्य तो नहीं बन रहा है कि नहीं, पत्नी मर गई तो पति को भी सती होना, लेकिन पति अगर मर गया तो पत्नी को भी सती होना पड़ता था। तो जो स्त्रियों के सम्मान की विरुद्ध प्रथाएं हैं, ठीक, उन प्रथाओं का क्या करना, त्याग करना हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक, आगे की तरफ इसमें हम देखेंगे। इतना नोट करने के बाद आगे की तरफ लिखिएगा। कहीं कोई दिक्कत होती है, जैसे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं उल्टा सीधा, तो कमेंट करने दीजिए, आप लोग भी बताया करें। ठीक, क्लासें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। चलिए आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। अब तक हम लोगों ने 5 पढ़ लिया, आगे लिखेंगे छठवां लिखेंगे। छठवां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक, सामासिक संस्कृति, सामासिक सामासिक संस्कृति, सामासिक संस्कृति, सामासिक संस्कृति की रक्षा करना, की रक्षा करना। ठीक, सामाजिक जो संस्कृति है इसका क्या करना, रक्षा करना। इसी को, सामाजिक संस्कृति क्या चीज है, इसी को हमको समझना है कि सामाजिक संस्कृति है क्या। सामाजिक संस्कृति का मतलब है एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा कल्चर जहां पर सभी धर्मों की क्या हो, समानता हो, वो सामाजिक संस्कृति कहलाती है। ठीक, आप कहीं नीचे नोट भी कर लेंगे, एक ऐसी संस्कृति, नीचे कोष्टक में लिख लेंगे, एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी संस्कृति जो सभी धर्मों की, सभी धर्मों को समानता से देखती है, या समानता की तरीके प्रदान करती है, देखती है। ठीक, क्या है, सामाजिक संस्कृति। ठीक, समझ में आया जी। चलिए आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। इच्छा हुए 7वां हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए 7वां सबका कर्तव्य इसमें भी होना चाहिए, और आज एक आप हमारी तरफ से कार्य करेंगे, लिखेंगे इसमें, पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा करने के साथ साथ आज आप जाएंगे तो एक घर पर जरूर पेड़ पौधे जरूर लगाएं। ठीक, इससे लगाने से क्या होगा कि आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत कुछ प्राप्त होगा, और समय समय से आपको भी क्या होगा, ऑक्सीजन मिलता रहेगा। जैसे वर्तमान समय में भी कोरोना बढ़ रहा है, और ऑक्सीजन की समस्याएं जो पिछले कोरोना में हुई हैं उसको आप तो देखे ही हैं। ठीक, तो चलिए, इसमें कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना। आप पर्यावरण, प्राकृतिक जो भी पर्यावरण है उसकी रक्षा करना, ठीक, उसका संवर्धन करना, ठीक, उसका संवर्धन करना, उसका संवर्धन करना। संवर्धन का मतलब उसको बढ़ावा देना, विकास के रास्ते पर ले चलना। ठीक, संवर्धन करना, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, के प्रति दया भाव रखना। यानी जो व्यक्ति हैं, ठीक, प्राणी मात्र जो व्यक्ति हैं, जीव हैं, इनके प्रति क्या करना, अपना दया भाव रखना। ठीक, जो हत्याएं होती हैं रोजाना, चाहे वो बकरी का हो या मुर्गे का हो या कोई भी हो, कोई भी प्राणी है, ठीक, किसी भी प्रकार का जीव है, तो उसके प्रति भी दया भाव रखना है, और पर्यावरण का रक्षा करना है, उसका संवर्धन करना। हमने बताया कि पेड़ पौधे को लगाते रहिए, तभी आगे की तरफ क्या हो सकता है, विकास हो सकता है, और इससे बचाया जा सकता है अपने पर्यावरण को भी। आगे की तरफ अगला हम इसमें लिखेंगे, 8वां हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है। ठीक, 3 ही और बचे हैं, 8वां देखेंगे हम लोग, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, वैज्ञानिक मनोवृत्ति। ठीक, यानी जो छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक लोग हैं, सबके अंदर वैज्ञानिक की जो
बातें हैं उन चीज को भरना सभी को नहीं तो उसमें से कुछ लोगों को जरूर, सबका एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम ऐसे कुछ कार्य करें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सके, हमारे राष्ट्र को आगे ले जा सके। ठीक, वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानववादी सोच को और मानववादी सोच को बढ़ावा देना, सोच का विकास करना या बढ़ावा देना का विकास करना। ठीक, किसका कर्तव्य होगा? हमारा। ठीक, जो मानववादी सोच है और वैज्ञानिक मनोवृत्ति है, यानी सीधे सीधे कह लीजिए कि विज्ञान को भी बढ़ावा देने की बात है, व्यक्ति की सोच जो है उसको भी बढ़ावा देने की बात कही गई है कि हम अपनी सोच को बढ़ाएं कि कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, और अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमारा एक समुदाय डेवलपमेंट करेगा और समुदाय के साथ साथ बहुत बड़ी एरिया डेवलपमेंट करेगी और उस एरिया के साथ साथ तभी हमारा देश राज्य विकसित हो पाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी सोच को, अपनी सोच को बढ़ावा देना है कि हम पहले खेती हल से करते थे तो आज ट्रैक्टर से कर रहे हैं, आने वाले समय में ट्रैक्टर के अलावा किससे बेहतरीन और खेती हो सकती है, इसकी सोच को बढ़ावा देना है, वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना है। पहले हम साइकिल से चलते थे, बाइक से चलने लगे, आज हेलीकॉप्टर जहाज से चल रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या इससे भी स्पीड गति से, जैसे ट्रेन से चलते थे तो पहले भाप के इंजन से चलते थे, डीजल चले, इलेक्ट्रिक चले, अब आने वाले समय में बुलेट ट्रेनें भी चल रही हैं। ठीक, तो इसकी सोच को बढ़ावा देना है, वही कह रहा है मानववादी सोच का क्या करना है? विकास करना है। ठीक, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को भी विकास पे ले आना है। आगे की तरफ अगर हम देखेंगे तो 9वां देखेंगे सोच, लिखेंगे इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक, और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक। ठीक, सामूहिक क्षेत्र में, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता। ठीक, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता। ठीक, श्रेष्ठता नोट करते रहिएगा, श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना, लाने का प्रयास करना, लाने का प्रयास करना। ठीक, व्यक्तिगत क्षेत्र और सामूहिक क्षेत्र में जो है क्या करना? श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। नोट करिए फास्ट, अभी बता रहे हैं। चलिए देखिएगा, इसमें जो व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में जो श्रेष्ठता लाने की बात, क्या प्रयास करने का बात यह है कि जो व्यक्ति है, ठीक, उसके, या सामूहिक क्षेत्र है, पूरा समूह है, क्योंकि भारत हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को मानता है। ठीक, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी के साथ, मतलब समाजवादी के साथ साथ ही अधिकतर सरकार का ही कब्जा होता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, तो इसमें जो व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने की बात यह की गई है कि जो समस्त मानव के आर्थिक गतिविधियों की चीजें हैं, जो आवश्यकतापूर्ण हैं, उनको पाने का क्या करना है? प्रयास करना है। समस्त जो दैनिक जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मानव गतिविधियों में शामिल वस्तुएं चाहिए जो जीवन जीने के लिए उपयोगी हैं। ठीक, उनमें श्रेष्ठता, उसमें उत्कर्ष के आगे आगे की तरफ, उसमें विकास की तरफ बढ़ने के लिए, नई नई तकनीकियों के खोज करने के लिए क्या करना होगा? हमें प्रयास करना होगा। ये हमारा भी कर्तव्य होगा कि ये नहीं कि हम सरकार पर डिपेंड रहें कि सरकार हमको ये चीजें बना करके देगी तभी हम आगे कर सकते, नहीं, हमको भी प्रयास करना होगा, हमारा भी एक कर्तव्य होगा, व्यक्तिगत रूप से भी और सबको मिलाकर सामूहिक क्षेत्र से भी क्या करना होगा? मानव की जो समस्त गतिविधियां हैं जो उसके जीवन में आगे की तरफ ले जा सकती हैं, उसको श्रेष्ठता लाने का क्या करना होगा? प्रयास करना होगा। सबकी ये क्या होगी? कर्तव्य होगा। आगे की तरफ इसमें लिखेंगे 10वां। ठीक, ठीक, 9 हो गया ना, कहीं गिनती 6 7 8 9 10। ठीक, 10वां लिखेंगे इसमें सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना। सामूहिक, सामूहिक का मतलब यहाँ सार्वजनिक। ठीक, सार्वजनिक का मतलब गवर्नमेंट। ठीक, संपत्ति की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना, रक्षा करना, और हिंसा से, हिंसा से दूर रहना, और हिंसा से दूर रहना, हिंसा से दूर रहना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना। सामूहिक संपत्ति। ठीक, सामूहिक संपत्ति का मतलब है
सार्वजनिक संपत्ति, सबकी संपत्ति यानी राष्ट्र सरकार की संपत्ति, जिसमें स्मारक, बसें जो गवर्नमेंट है, रेल, ठीक, तमाम तरीके की जो गवर्नमेंट के द्वारा सबके लिए बनाई गए हैं, सार्वजनिक समूह के लिए बनाई गई हैं, उन चीजों की हमको क्या करना है, रक्षा करना है और हिंसा से दूर भी रहना है। यानी उसको जलाने से, ध्वस्त करने से, नष्ट करने से, चोरी करने से नहीं, उसको मतलब उससे दूर करना है, इसको नष्ट करने से उसको बचाना होगा। ये हमारा भी कर्तव्य होगा। ये नहीं कि गांव में सरकारी टीवी लगा है तो उसकी हैंड पाइप तोड़ करके अपने घर लेकर चले गए। ठीक, खड़ंजा लगा हुआ है, गांव में सड़क बनी हुई है और उसकी ईंट निकाल करके अपने घर लेकर चले गए। सरकारी बसों को लोग जला देते हैं किसी भी भर्ती या किसी भी आंदोलन को लेकर के, ये गलत है। ट्रेन को जला दिया जाता है, ट्रेन को फूंक दिया जाता है, इस प्रकार से पटरियों को उखाड़ दिया जाता है किसी भी भर्ती बोर्ड को या किसी चीज को लेकर के, तो ये गलत है। ठीक, हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा संविधान में कर्तव्य निर्धारित किया गया बाद में कि सामूहिक संपत्ति की हम क्या करें, यानी जो सरकार की संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, इसका मतलब यही है, राष्ट्र की संपत्ति। ठीक, इसकी हम क्या करें, रक्षा करें, राष्ट्र की संपत्ति। ठीक, इसकी हम अगर रक्षा करेंगे अपने राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र का मतलब अपना घर, अपना परिवार। ठीक, तो अगर इसकी हम रक्षा करते हैं तभी हम आगे की तरफ विकास कर सकते हैं। और जब इसमें हम ही नुकसान करेंगे, अहिंसा करेंगे, तो फिर कहाँ से आगे, हिंसा करेंगे तो क्या करेंगे, जब हम ही हिंसा करेंगे, हम ही जलाएंगे, हम ही तोड़ेंगे अपनी संपत्ति को, राष्ट्र को, तो हमारा राष्ट्र कभी भी विकसित नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए यात्रा करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि कुछ लोग बसों में बैठते हैं, सरकारी बसों में हमने देखा है कि बैठने के बाद पीछे से सीट से स्पंज नोचा करते हैं, जो सीट का स्पंज है उस स्पंज को तोड़ तोड़ कर नुकसान करते हैं, निकालते हैं। फिर बसों को जो एंगल है उसको लात से मार करके तोड़ देते हैं, पैर से मार करके उसको तोड़ते हैं। तो ये नुकसान न करें। ठीक, ये राष्ट्र की संपत्ति, और राष्ट्र की संपत्ति को जब हम बचाएंगे तभी हम आगे की तरफ क्या हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। ठीक, आगे की तरफ ये 10 इतना ही पहले जोड़े गए थे। बाद में जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है वही जोड़ा गया है। क्या है, चलिए देखेंगे, लिखेंगे। 11वां संविधान संशोधन, सॉरी 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया क्या है, लिखिएगा, अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा, अभिभावकों, अभिभावकों, अभिभावकों का मतलब गार्जियन से। ठीक, अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा, यह कर्तव्य होगा, यह कर्तव्य होगा, यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को, वर्ष के बच्चों को, ठीक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का, प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, अवसर प्रदान करें, अवसर प्रदान करें। ठीक, इसके कहने का मतलब यही है कि जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, ठीक, उनका कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा कि जो उनके घरों में, उनके परिवार के जो बच्चे हैं, जो जिनकी उम्र 6 से 14 साल तक की है, ठीक, उनको क्या करें, वो शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। उस तरह से भी 6 से 14 वर्ष का जो शिक्षा का अधिकार है, मोहिनी जैन बनाम केस में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। ठीक, हमने इसको बताया था। तो जब उसको जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष को, वो भी 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यानी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा पाने का उनका मौलिक अधिकार। ठीक, उनके अधिकार के साथ साथ फिर राज्य का भी ये कर्तव्य बनाया गया। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 हमने बताया कि जो 6 वर्ष के नीचे के बच्चे हैं सरकार उनकी देख रेख करेगी, और जो 6 से 14 वर्ष के ऊपर के बच्चे हैं, जो मतलब 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान करेगी। कौन है, राज्य का कर्तव्य होगा। फिर व्यक्ति का भी, हमारा भी ये कर्तव्य है। ये नहीं कि बच्चे का मौलिक अधिकार हो गया और राज्य को नीतियां बना दिया राज्य ने कि निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और हम माता पिता, हमारे बच्चे हैं, हम उनको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी इसमें कर्तव्य, हमको फॉलो करना होगा। क्या, कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हों उनको शिक्षा प्राप्त करने का क्या करें, हम अवसर प्रदान करें कि उस क्या पाए, शिक्षा पाए। ये रहा क्या, हमारा मौलिक कर्तव्य 11। ठीक, आप अभी भी जो एनसीईआरटी पैटर्न की बुकें हैं, सरकारी स्कूलों में जो किताबें दी जाती हैं, ठीक, 8 तक 9 10 तक जो भी है,
उनके पिछले कवर पर या अगले कवर पर जब आप खोलेंगे और पलटेंगे, पिछले कवर पर तो राष्ट्रगान लिखा होता है सरकारी स्कूलों किताबों में, लेकिन अगला पेज जो ही पलटेंगे तो उस पे ये मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है उसको पूरा एक बॉक्स में बंद करके बनाया रहेगा, लिखा रहता है। ठीक, अधिकतर सरकारी विद्यालयों पर भी हमारा मौलिक कर्तव्य लिखा रहता है। ठीक, तो इसको देखते रहें, पढ़ते रहें। अब हम लोग थोड़ा मेंस की दृष्टि की, मतलब जो सीजीएल सॉरी आरओ खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस, यूपीएससी, इधर की जो परीक्षाएं हैं इनमें जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों की आलोचना क्या है, आलोचना करिए, टिप्पणी करिए इस पे। ठीक, कमियां क्या हैं मौलिक कर्तव्यों में, इस पे टिप्पणी करिए। तो इस पे चर्चा करेंगे। फिर मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। अगर पूछा जाता है मौलिक कर्तव्यों की आलोचना क्या है, तो बताएंगे कि भाग 4A में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं इसमें बहुत से महत्वपूर्ण ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो जोड़े ही नहीं गए। ठीक, बहुत से ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो भाग 4A में जोड़े ही नहीं गए हैं, जिनका अभाव पाया जाता है। जैसे सभी व्यक्तियों को मतदान करने का भी एक क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य कर देना चाहिए। मतदान देने का अधिकार जो है, वोट देने का जो अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। ठीक, कर्तव्य नहीं है, न तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार रहता तो जरूरी सभी व्यक्तियों को कोई देता, कोई देता ही नहीं। ठीक, उसका अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता, लेकिन वो विधिक अधिकार है कानूनी रूप से। ठीक, उसको कोई भी व्यक्ति के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती, उसकी इच्छा होगी तभी देगा। ठीक, लेकिन इसको मौलिक कर्तव्य करना चाहिए। वोट देने का जो अधिकार है, मत देने का अधिकार है, उसको मौलिक कर्तव्य घोषित करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वो क्या करे, मतदान करे जब भी चुनाव हो उसके एरिया में। तो ठीक, फिर दूसरा अगर देखा जाए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए टैक्स देना। ठीक, कर ही हमारे देश की संपत्ति है और उसी देश की संपत्ति, उसी से राष्ट्र का विकास हो सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का, जो लोग कर चोरी कर ले हैं, कुछ लोग देते ही नहीं है, लेकिन इसमें कर्तव्य बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्र के लिए क्या करे, टैक्स दे। टैक्स से ही विकास किया जा सकता है। ठीक, तो ये इन सब का अभाव पाया जाता है, यही कमियां हैं। ठीक, आलोचक का मतलब जो इसकी कमियां बताते हैं, ठीक, आलोचना करते हैं। तो यही पहली कमियां आप बताएंगे कि भाग 4 में जो मौलिक कर्तव्य दिया गया है 51A में, इसमें बहुत सी कमियां, मतलब ये है कि बहुत से ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो जोड़े ही नहीं गए हैं। आप लिखेंगे, बाद में हम लिखवाएंगे नहीं। ठीक, आप पहले सुन लीजिए, इसके बाद लिखिएगा। बहुत से ऐसी कमियां हैं जिसमें क्या किया गया है, स्थान ही नहीं दिया गया है बहुत से मौलिक कर्तव्यों को। जैसे में मतदान देने का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, टैक्स देने का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। दूसरा अगर देखा जाए तो जो एफडी है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, इसमें बहुत सी चीजों को बार बार दोहराया गया है। जैसे संविधान है, संविधान की शिक्षा, जो उसमें संस्थाएं हैं संविधान के अंतर्गत जो निर्मित हुई हैं, उसकी रक्षा करना, उसका देख रेख करना। ठीक, अब वही बात आगे फिर कहा जा रहा है कि जो सरकारी संपत्तियां, ठीक, इसके साथ साथ और भी जो चीजें हैं उसकी रक्षा करना। फिर इसी में एक बात और कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जो उसके राष्ट्रीय आंदोलन है उसको बढ़ावा दें, मतलब उसके प्रति जो हमारी आस्था है या जो उसके आदर्श रहे हैं राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलनों के, उनके आदर्शों पर, उनके प्रति जो कुछ भी शब्द रहे हैं, सम्मान है, उसको अपने हृदय में संजोए रखें, देश प्रेम के प्रति भावना रखें। जब एक बार संविधान की बात कर लिए कि संविधान के प्रति हमारा आदर्श, जो संविधान का आदर्श, उसके प्रति हमारा सम्मान है, आदर है, तो फिर आप बाहर बाहर देश के प्रति सम्मान, ठीक, रखना ये हर जगह नहीं होना चाहिए। तो वही दूसरी चीज हम लिख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज में, मौलिक कर्तव्य में कई चीजों का दोहराव पाया जाता है। ठीक, तीसरी चीज अगर देखा जाए तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, इसमें पीछे दंडात्मक कोई बात नहीं की गई। दंडात्मक कार्रवाई का मतलब इसके पीछे ये नहीं है कि आप मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो आपको ये सजा दी जाएगी या कुछ आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए इसको सभी लोग पालन नहीं करते हैं, नागरिक इस पे ज्यादा चीज भी फोकस नहीं करते। ठीक, लेकिन इसको करना चाहिए प्रावधान। ये कमियां हैं हमारे मौलिक कर्तव्य की। तो ये हमने 3 कमियों को बताया, इसी प्रकार तमाम कमियों को आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे की तरफ अगर इसके महत्व को देखा जाए, इसकी विशेषताओं को देखा जाए मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य की पहली विशेषता हम यही बता सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। अधिकार को लागू करने से पहले कर्तव्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का, जैसे होता है ना घर में, एक दायित्व तो होता है और एक अधिकार होता है। अगर घर का मालिक है
तो उसका दायित्व भी होता है कि नहीं, सभी परिवार के, अगर मालिक है परिवार का तो उसका पहला दायित्व ये होता है कि सभी परिवार के सभी सदस्यों को रोटी उपलब्ध करवाना, यानी भोजन उपलब्ध करवाना। ठीक, उसका दायित्व भी है और फिर अधिकार भी बन जाता है कि नहीं जरूरी है। क्यों अधिकार बन जाता है? क्योंकि वो घर का क्या है, मालिक है। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर अधिकार हमको मिला है तो हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए, और एक दूसरे के दोनों पूरक है। हमारे मौलिक अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी हमारा क्या करता है, साथ है। अगर हम देश के नागरिक हैं, हमारी अधिकारता, हमारा हमें अधिकार मिला है, हम देश के नागरिक हैं, ठीक, और हमारा मौलिक अधिकार है, तो इसके साथ साथ हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए राष्ट्र के प्रति कि हम क्या करें और क्या न करें। ठीक, एक कर्तव्य को हमको फॉलो करना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें हम यही लिखेंगे कि अधिकार व कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और अधिकारों को लागू करने से पहले कर्तव्यों का होना क्या है, जरूरी है। पहला। दूसरी चीज इसमें हम बता सकते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, इससे देश की जो सुरक्षा है, ठीक, सुरक्षा है, एकता और अखंडता में क्या मिलती है, हमें मदद मिलती है। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वो देश की क्या करे, बंधुता का, भाईचारा का बढ़ावा दे, देश में एकता और अखंडता की रक्षा करे। ठीक, तो इससे मदद मिलती है हमारे देश को एकता में लाने के लिए, अखंड भारत का निर्माण करने के लिए। ठीक, आगे की तरफ अगर हम तीसरा देखें, इससे पर्यावरण की रक्षा करने में क्या मिलता है, यहीं पर हमने लिखा ना, पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, यानी पर्यावरण को कैसे हम सही रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित बना सकते हैं, उसका विकास करना, और प्राणी मात्र के प्रति क्या करना, दया भाव रखना, यानी जो देश कोई भी प्राणी हो, उसके प्रति, जीव हो, जंतु हो, किसी भी प्रकार का मानव हो, सबके प्रति आपका दया भाव होना चाहिए। फिर इसी में बात कहा गया कि अगला हम महत्व लिख सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार में भी हमें बहुत इससे लाभ होता है, मौलिक कर्तव्यों से। इसमें कहा गया कि ऐसी प्रथाओं का त्याग कर देना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। ठीक, ये मौलिक कर्तव्य कहीं न कहीं इसमें बढ़ावा देता है, और सभी लोग मिलकर के, देश के जो नागरिक हैं, इसको कहीं न कहीं इसमें लाभ यही होता है कि स्त्रियों की स्थिति में क्या हो जाता है, सुधार होता है। ठीक, हमने सती प्रथा को त्याग दिया, खत्म कर दिया। ठीक, तो स्त्रियों की स्थिति में क्या हो गया, सुधार हो गया, स्त्रियां विकास की तरफ है। ठीक, इसके बाद अगला अगर लाभ देखें तो सामाजिक जो सहयोग है, इससे सामंजस्य बढ़ता है, लोगों में एकता की भाव आती है, और सभी लोग मिल करके, जैसे कहा गया कि एकता और अखंडता, बंधुता, भाईचारा को एक साथ मिल करके किसी भी चीज को कार्य करना, ठीक, इसको आगे की तरफ बढ़ना, राष्ट्र को प्रेरित करना, तो ये सब इसके महत्व रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग मौलिक कर्तव्य को देखा, फंडामेंटल ड्यूटीज जो पहले 10 थे, बाद में 11 हो गए। 11वां वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रत्येक अभिभावक का वह कर्तव्य होगा कि उसको अवसर प्रदान करे, विद्यालय भेजे। ठीक, वो बच्चे का मौलिक अधिकार भी है, और राज्य का भी कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है तो उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को एक दूसरे तक शेयर करें। इस प्रकार से बेहतरीन संविधान पढ़ने हेतु, ठीक, और हिस्ट्री, पॉलिटी, कोई भी क्लास अगर हो उसको पढ़ना है विस्तृत, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने संबंधित लोगों के भी मोबाइल में चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। ठीक, आपका सहयोग ही हमें आगे ले जा सकता है। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।